सो हे गाइस, वॉर मॉडल सीरीज के सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। और मैं माफी चाहता हूँ इस एपिसोड को इतना लेट लाने के लिए, क्योंकि इसके बाद भी और भी कई सारे एपिसोड्स आ चुके हैं जिनको मुझे एक्सप्लेन भी करना है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते इस एपिसोड की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो हमलावर फ्रैंक शाओबाई को मार रहे थे, अब वो लोग बढ़ने लगते हैं लिन बाय चैन की तरफ, क्योंकि इन हमलावरों को ये लग रहा था जैसे कि लिन बाय चैन इन गेल ब्रदर्स का ही बिग बॉस हो। मुचेन कहता भी है कि आखिर तुम लोग ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं इन लोगों का बॉस हूँ और तुम मुझे मारने को आ रहे हो। जिससे कि वो हमलावर टीम का लीडर ये कहता है कि मैं काफी देर से देख रहा था, तुम यहाँ पर काफी देर से खड़े हुए हो और मौके का इंतजार कर रहे हो कि तुम कब हम पर हमला कर पाओ, और इसी वजह से अभी तक तुमने अपनी कोई चाल भी नहीं चली है। इसीलिए मैं समझ गया हूँ कि तुम जरूर से इन गेल ब्रदर्स के ही बड़े भाई हो। इसीलिए फिर वो हमलावर अपने साथियों से कहता है कि जाओ और जल्दी से जाकर इसको सबक सिखा दो। लिन बायचेन कहता है कि अच्छा तो फिर तुम ये सोच रहे थे, लेकिन मुझे माफ कर देना क्योंकि अब तुम लोगों ने पिटने के लिए खुद ही मुझे मजबूर कर दिया। और फिर जैसे ये लोग लिन बायचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, तो फिर बायचेन उन्हें मारने के लिए यूज करता है अपनी शैडो स्टेप्स टेक्निक को, जिसके साथ साथ वो उन्हें मारने के लिए अपनी मून स्वॉर्ड टेक्निक को भी यूज करता है। जैसे कि बायचेन की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो चंद सेकंडों में ही उनको सबक सिखा देता है। बायचेन बताता है कि मेरी ये जो स्वॉर्ड है उससे बचने की ताकत तुम में से किसी के अंदर भी नहीं है, क्योंकि बायचेन ने उनमें से कई सारे लोगों के हाथों को भी स्लैश कर दिया था, जिन लोगों को ये पता भी नहीं चला कि आखिर इसने अटैक किया कब है। और फिर बायचेन इन हमलावरों के लीडर की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि फिर वो उसके ऊपर हमला करने के लिए यूज करने वाला था माउंटेन बैश टेक्निक को। बायचेन कहता है कि इस टेक्निक की वजह से तुम खुद ही मारे जाओगे, लेकिन वो टकला कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आखिर कौन सी मूव को चलने वाले हो। जिसके फिर अगले ही पल उसने बायचेन के ऊपर अटैक भी कर दिया था, लेकिन बायचेन तो काफी आसानी के साथ में उसके अटैक को रोक लेता है और उसी पर ही अटैक कर देता है। बाकी के लोग ये जैसे ही उठने वाले होते हैं तो फिर वो सभी के सभी बचने के लिए बेहोश होने का नाटक भी करने लगे थे। तभी लिन बायचेन कहता है कि मैं तो सच में एक स्वॉर्डमैनशिप का जीनियस हूँ। और फिर वो घायल हो चुके गेल ब्रदर्स से कहता है कि तुम लोगों को मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज था तुम लोगों की जान को बचाना। लेकिन जैसे ही बायचेन मुड़कर देखता है तो वो लोग तो वहाँ से ऑलरेडी जा चुके थे। बायचेन कहता है कि ये लोग कितने बेकार हैं, इनके लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली और ये लोग तो पहले ही यहाँ से भागकर जा चुके हैं। जिससे कि फिर बायचेन उस टकले के पास में जाता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन से गैंग से बिलोंग करते हो। वह टकला बताता है कि मैं कियानली मर्चेंट गिल्ड से बिलोंग करता हूँ और मेरे बॉस की लड़ाई हो गई थी इन गेल ब्रदर्स से, इसी वजह से हम लोग उनको सबक सिखाने के लिए आए थे, क्योंकि ये फ्रैंक शाओबाई गेल ब्रदर्स की थर्ड लीडर है। इसके बाद फिर वो बायचेन से माफी मांगने लगता है कि हमें आपसे तो कुछ भी नहीं करना था, ये मेरी सबसे बड़ी भूल है जो कि मैंने आपसे पंगा ले लिया और आप तो मेरी नजर में एक बहुत ही बड़े जीनियस और स्वॉर्डमैन नजर आते हो, इसीलिए प्लीज आप हमें यहाँ से जाने दो। जिससे कि फिर बायचेन उस टकले को लात मार के भगा दिया था। बायचेन कहता है कि अच्छा तो ये लोग कियानली मर्चेंट गिल्ड से हैं। वैसे इस टकले की ताकत तो एक मार्शल आर्टिस्ट के बराबर भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर फ्रैंक शाओबाई को मारने के लिए आ गया। इन दोनों ही गिल्ड्स के बीच में ताकत का तो बहुत ही बड़ा अंतर है। बायचेन यहाँ से जाते हुए उस कियानली मर्चेंट ग्रुप के बारे में सोचने लगा था और उसको याद आता है कि ये तो यनमेंग सिटी का ही एक गिल्ड है जो कि बहुत ही रिच है और उन लोगों के पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा है, जिससे कि फिर वो सोचने लगता है कि उसके पास में कितना अच्छा मौका था। इस टकले से सारा का सारा पैसा लेकर वो गरीबों में भी तो बांट सकता था, लेकिन अब ऐसा सोचने से क्या ही फायदा, क्योंकि बायचेन इस मौके को गवा चुका था। लेकिन वो कहता है कि अगली बार मैं कभी भी ऐसे मौके को नहीं गवाऊंगा। जहाँ से जैसे ही बायचेन जाने वाला होता है तो फिर तभी उसके सामने फ्रैंक शाओबाई का छोटा भाई आ चुका था और वो बायचेन से कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि वो बंदा होंगजू बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तभी बायचेन उससे कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम भाग गए हो। तभी वो लड़का बायचेन से कहता है कि अरे ये तो आप हो, आप वही हो ना जो कि आज दिन में मेरे होटल में आए थे खाना खाने के लिए। आपका दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन की जान बचाने के लिए। और पहले मैं आपको नहीं पहचान पाया था, इसलिए मैं यहाँ से भाग गया था। मेरा आपको इस तरीके से छोड़कर जाने का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं था, इसीलिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फिर जैसे ही मैंने अपनी बहन को सही जगह पर छोड़ दिया, मैं आपसे मिलने के लिए वापस आ गया। बायचेन कहता है कि मैं तुम्हारे वापस आने का आखिर क्या मतलब समझूं? तो वो लड़का कहता है कि मैं आपको यहाँ पर बचाने के लिए आया था, क्योंकि वैसे भी आप तो उनके दुश्मन थे भी नहीं, इसीलिए अगर आपको बचाने के लिए मुझे अपनी जान गंवानी पड़ती तो भी मैं ऐसा करता। बायचेन कहता है कि तुम मुझे अपना नाम बताओ कि तुम ही हो होंगजू, या फिर मैंने जिस लड़की की जान बचाई है क्या उसका नाम है होंगजू? तो फिर तभी वहाँ पर आ जाती है शाओबाई। वो कहने लगती है कि मेरा भाई होंगजियांग के बारे में नहीं जानता, बस फर्क केवल इतना है कि मेरे भाई का नाम और उसका नाम एक जैसा लगता है। तभी वो लड़का अपनी बहन को बताता है कि ये भाई बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन शाओबाई को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी शाओबाई बायचेन से कहते हैं कि तुमने मेरी उस वक्त मदद नहीं की जब वो लोग मुझे मार रहे थे, लेकिन फिर भी तुम्हारा शुक्रिया हमें बचाने के लिए। आने वाले फ्यूचर में मैं आपका कर्ज जरूर से चुकाऊंगी। जो बात सुनने के बाद लिन
लिन बाइचेन यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जिससे कि फेंग शाओबाई उससे कहने लगती है कि जेंटलमैन आप अपना नाम तो बताते जाइए। लिन बाइचेन कहता है कि वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन फिर तभी शाओबाई की हालत खराब होने लगती है। इसी के उसका भाई उसका संभालता है। शाओबाई कहती है कि रहने दो, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन उस बंदे ने जो मेरे ऊपर अटैक किया था उसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी ही हिल गई थी। मुझे बताओ कि ये जो अभी यहाँ पर लड़का था तुम उसको कैसे जानते हो? उसका भाई बताता है कि ये तो हमारे होटल में खाना खाने के लिए आया था, जिससे कि शाओबाई इसको डांटती है कि क्या तुम पागल हो शाओशू? इस बात का शुक्र मनाओ कि वो अनजान होते हुए भी हमारे लिए कोई खतरा बन के नहीं आया। अगर वो कोई हमारा दुश्मन होता तो फिर तुम बताओ तुम क्या करते? इसके बाद फिर वो शाओशू को एक व्हाइट जेड क्रीम देने लगती है, और इसी जेड व्हाइट क्रीम की वजह से तो इनकी लड़ाई हुई थी। शाओशू कहने लगता है कि ये सब कुछ आपने मेरे लिए किया। तो शाओबाई कहते हैं कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम आज के बाद कभी भी अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करोगे। और हमारे जो गेल ब्रदर्स टीम के बच्चे हैं वो सारे के सारे गरीब हैं, जिनको फाइनेंशियली हेल्प की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर हम ही अपनों की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? या फिर तुम उन हाई रैंक के ऑफिशियल्स पर भरोसा करते हो जो कि कभी भी हमारी मदद नहीं करेंगे? इसलिए जाओ और इस मेडिसिन को अपने साथियों के पास में ले जाओ। जिसके बाद अब हमें अगले दिन एक घर का सीन दिखाया जाता है, जो कि असल में होता है मास्टर ली लॉरेन का, जहाँ पर असल में काओ पोशियन, बाई हाइकेन और लॉर्ड लिंग जुनजुआन बैठे हुए होते हैं। जहाँ पर तभी हाइकेन लॉर्ड लिंग से यह कहने लगे थे कि इस बार मैं यनमेंग सिटी में एक खास काम के लिए आया हूँ। एक तो ये है कि मुझे अपने एक पुराने दोस्त से किए हुए वादे को पूरा करना है, साथ ही साथ मिस्टर लिंग मैं आपसे भी मिलना चाहता था। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे पूर्ण रूप से समय देंगे। तो लॉर्ड लिंग उससे कहते हैं कि वैसे तो देखिए मेरे पास में अभी ज्यादा समय नहीं है, लेकिन वैसे आप मुझे बताइए कि आपने जैसे अपने पुराने दोस्त के बारे में बात की है, कहीं वो थर्ड अकेडमी के प्रोफेसर डिंग तो नहीं? तो हाइकेन कहते हैं कि हाँ आपने एकदम सही कहा। जैसे कि लॉर्ड लिंग कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आपको तो मेरे घर पर ही रुक जाना चाहिए। तो हाइकेन कहते हैं कि मेरी इतनी सेवा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वैसे भी अब मैं यहाँ पर पूर्णिमा की रात तक रुकने वाला हूँ 10 दिनों के लिए। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है मॉर्निंग के घर को, जहाँ पर मॉर्निंग के मॉम और डैड दोनों ही उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लास्ट सीजन के एंड में हमें दिखाया गया था कि मॉर्निंग के ऊपर बहुत ही खतरनाक पावर से अटैक किया गया है और वो बेहोश हो चुकी थी। मॉर्निंग के जैसे ही आँख खुलती है वो अपने आप को अपने घर पर ही पाती है, जहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं कि फाइनली बेटी तुम जाग गई हो, हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर इतने समय से सो क्यों रही हो। मॉर्निंग की मॉम उसको डांटने लगती है कि अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करने दूंगी, ये सब कुछ तुम्हारे उस मार्शल आर्ट की वजह से हुआ है। तो मॉर्निंग कहने लगती है कि लेकिन मुझे तो कुछ भी याद भी नहीं है, लेकिन अभी भी वो डार्क एनर्जी मॉर्निंग की बॉडी के अंदर होती है। तो कहती है कि हाँ मुझे याद है कि मैं घर से बाहर गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे वो याद नहीं। उसके डैड बताते हैं कि जब तुम्हें वापस लाया गया तो हमारा बटलर भी काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मॉर्निंग की मॉम कहती है कि अब से तुम बाहर नहीं जाओगी, कुछ दिनों के लिए अब तुम्हें घर पर ही आराम करना होगा। जिससे कि फिर मॉर्निंग वहीं पर आराम करने लगती है, और फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है लिन बाइचेन को, जो कि असल में पहुंच गया होता है डीन के पास में, और वहीं पर रेड भी खड़ी हुई थी। बाइचेन के आते ही डीन उससे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इतने समय से कहाँ पर गायब थे? क्या अब तुम मुझसे भी ज्यादा बिजी होने लगे हो? बाइचेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे बिना तो ये धरती घूम ही नहीं सकते। और वैसे क्या आप मुझे बताएंगे कि प्रोफेसर डिंग कहाँ गायब हो गए हैं? जिससे कि फिर तभी डीन बाइचेन को बाई हाइकेन के बारे में बताने लगते हैं, जो कि बायोन सिटी के काफी फेमस वार्ड है। अब 8 दिनों के बाद डिंग जाओजी के साथ में कंपटीशन होने वाला है, इसी वजह से अब वो अकेले रहकर खुद को थोड़ा सा समय दे रहे हैं। बाइचेन कहने लगता है कि मैं तो उनके बिना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, आप जानते हो कि उनका नेचर मेरे लिए कितना अच्छा है। डीन कहते हैं कि यह एक स्वॉर्ड शो है और तुम्हें इसको देखने के लिए जाना चाहिए, कि यहाँ पर इसको देखने के लिए सीधा सीधा न्योता आया है। मुझे लगता है कि यह काओ पोशियन जरूर से तुमसे मिलना चाहता होगा। लेकिन बाइचेन कहने लगता है कि मैं तो किसी काओ पोशियन को जानता भी नहीं हूँ। जिससे कि डीन बताते हैं कि काओ पोशियन एक समय पर प्रोफेसर डिंग का ही डिसाइपल था, क्योंकि शुरुआती दिनों में वो तो स्कूल जाने के लायक भी नहीं था, और जब उसकी मुलाकात प्रोफेसर डिंग से हुई तो फिर उन्होंने उसको केयरफुली कल्टीवेशन करना भी सिखाया, जिससे कि फिर वो इस यनमेंग सिटी का एक जाना माना जीनियस भी बन गया। फिर वो उसको पिछली बार के स्वॉर्ड ट्रायल के बारे में बताने लगते हैं कि किस तरीके से काओ पोशियन अपने ही मास्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि फिर उसने बायोन सिटी के स्वॉर्डमैन बाई हाइकेन को अपना मास्टर बना लिया, और मुझे लगता है कि इसी वजह से वो वापस से यनमेंग सिटी में आया है। तो बाइचेन कहता है कि ठीक है, आप मुझे केवल इस वॉर ट्रायल की डेट को बता दीजिए। रेड कहती है कि हाँ मैं भी वहाँ पर मौजूद होना चाहती हूँ। कि डीन बताते हैं कि नहीं, वहाँ पर केवल 30 लोगों को ही इनवाइट किया गया है, और एक इनविटेशन के बदले केवल एक ही बंदा अंदर जा पाएगा। इसीलिए वो रेड से कहते हैं कि तुम तो इसके बारे में भूल ही जाओ। बाइचेन कहता है कि लेकिन अगर मैं जाना चाहूँ तो मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा, जिससे कि डीन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। बाइचेन कहता है कि डीन वैसे आप मुझे किस बात के लिए ढूंढ रहे थे? जिससे कि डीन ये कहने लगते हैं कि तुम ही तो इकलौते ऐसे हो जो कि मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। जिसके बाद फिर डीन उन लोगों को एक और आने वाले कंपटीशन के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पर कुछ खास छात्रों के लिए उनकी सारी फरमाइशों को पूरा किया जाएगा। तभी रेड कहती है कि मास्टर
क्या मैं अपने लिए कुछ स्किल्स को चूज कर सकती हूँ। इसी की फिर डीन उन दोनों को ही लाइब्रेरी में जाने के लिए कहते हैं और फिर हमें अगले ही सीन में बाईचिन और रेड को दिखाया जाता है लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पर बाईचिन ने अपने मोबाइल के सिस्टम की मदद से सारी की सारी बुक्स को ऑलरेडी स्कैन कर लिया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर 1 स्टार के कॉम्बैट स्किल्स ही होती हैं। यहाँ तक कि बाईचिन के पास में जो स्किल्स हैं ये तो उनसे भी ज्यादा कमजोर थी, इसीलिए उसको अपने जरूरत की एक भी स्किल नहीं मिल रही थी। बाईचिन सोचने लगता है कि अब आकर उसको क्या करना चाहिए। इसके बाद फिर उसको एक काफी अच्छी स्किल दिखाई देती है जिसका नाम होता है मेंटल कॉम्बैट स्किल। इसकी मदद से अपने मेंटल पावर को शॉक वेव्स में कन्वर्ट किया जा सकता था। साथ ही साथ इसके अंदर ऑफेंस और डिफेंस के सभी तरीके लिखे हुए थे। इसी के फिर बाईचिन अपने लिए इसी स्किल को चूज कर लेता है। तभी उसके पास में वहाँ पर रेड आकर बताती है कि मैंने अपने लिए 3 किताबों को चूज कर लिया और तुम मुझे बताओ कि आकर तुमने अपने लिए क्या चूज किया है। लेकिन बाईचिन को भूलने की बीमारी होती है, इसीलिए वो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। रेड बताती है कि तुम्हारे हाथ में ये जो बुक है उसको कहते हैं ड्रैगन रॉड्स, जो कि बाईचिन के लिए काफी अच्छी भी साबित होगी। बाईचिन से कहती है कि क्या तुम अपने लिए कुछ और बुक्स को चूज नहीं करने वाले हो। बाईचिन कहता है कि अगर मैं ज्यादा चीजों को चूज कर लूंगा तो फिर मैं उनको प्रैक्टिस ही नहीं कर पाऊंगा। और जब वो यहाँ से जा रहा था तो लाइब्रेरी की मैनेजर देखती है बाईचिन को। वो सोचने लगती है कि ये रेड कितनी ज्यादा लकी है जो बाईचिन जैसे हैंडसम बंदे के साथ में रहती है। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में 2 और नए कैरेक्टर्स को भी दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम होता है मिस्टर हान और उसके सामने वाली लड़की का नाम होता है बाई जियायुन। जियायुन मिस्टर हान से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में प्रैक्टिस नहीं करने वाले हो, क्योंकि मैं और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती। अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो मैं भी वही करूंगी जो कि मैंने तुमसे वादा किया था। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है बाईचिन पर अटैक करने के लिए, जिससे कि फिर मिस्टर हान भी तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उससे फाइट करने लगा था और फिर इन दोनों के ही बीच में एक काफी गजब की स्वॉर्ड फाइट भी होने लगी थी। बाई जियायुन कहती है कि तुम क्या सोच रहे थे मैं तुमसे हार जाऊंगी, बल्कि वो तो और भी ज्यादा तेजी के साथ में मिस्टर हान पर अटैक करती है। लेकिन ये बंदा भी काफी स्किल ट्रेंड होता है। बाई जियायुन को बराबरी की टक्कर दे रहा था। ये दोनों जैसे ही आमने सामने आ जाते हैं वो लोग दोबारा से फाइट करने लगे थे, जहाँ पर मिस्टर हान ने फाइनली हरा दिया था बाई जियायुन को। जहाँ पर फिर तभी उन लोगों के पास में डीन और बाईचिन आ जाते हैं। बाईचिन कहता है कि देखो यहाँ पर हमेशा नकली तलवारें ही रखी जाती हैं, हमारे पास काफी अच्छा मौका है नई तलवार को लेने का। जहाँ पर तभी डीन कहने लगते हैं कि स्टूडेंट्स अब तुम सभी को एक दूसरे को जान लेना चाहिए। उन लोगों को लाइन में खड़ा करके सभी लोगों के नाम भी बता दिए थे और असल में ये जो जियायुन होती है वो एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। तभी डीन बताते हैं कि तुम चारों के चारों एक टीम में होकर आने वाले बैटल ऑफ सन में पार्टिसिपेट करोगे। तुम लोगों के सामने ये जो मास्टर्स खड़े हैं वो तुम्हें एक प्रोफेशनल ग्रुप में बदलने के लिए आए हैं। सबसे पहले तुम लोगों के पावर लेवल का टेस्ट किया जाएगा, फिर हमारे हिसाब से ट्रेनिंग कराई जाएगी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक तुम्हारी बेस्ट ट्रेनिंग ना कराई जाए तब तक तुम लोग बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं ला पाओगे। तभी एक मास्टर कहने लगते हैं कि ये टेस्ट तुम लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर होगा, जिनका असल में नाम होता है मास्टर पान वेइवर। और साथ ही साथ मैं तुम लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में भी पता लगाऊंगा। जिसके बाद फिर वो इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं और बाई यानियन को अपने पास में बुलाते हैं। बाईचिन सोचने लगता है कि ये तो कंपटीशन से पहले होने वाला एग्जाम है, लेकिन जैसे ही बाईयुन सामने आती है तो फिर तभी वहाँ पर आ जाते हैं मास्टर ली किंग जुआन और वो इंट्रोड्यूस कराते हैं काओ पोशियन को, जो कि पहले तो यही का था लेकिन अब वो अपने आप को बाईयुन सिटी का बताता है। वो यहाँ पर अपने मास्टर बाई हाइकन के ऑर्डर पे आया है। इसको देखकर बाईचिन सोचने लगता है कि अच्छा तो ये है वो पोशियन जिसने कुछ सालों पहले प्रोफेसर डिंग को धोखा दिया था। तभी डीन कहते हैं कि काओ पोशियन क्या मैं तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह जान सकता हूँ। काओ पोशियन कहता है कि मास्टर मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर बिना बुलाए ही आ गया। जिससे कि तीसरे डायरेक्टर कहते हैं कि आने वाले डुअल कंपटीशन के लिए तुम खुद ही इन्विटेशन देने के लिए क्यों चले आए। इससे कि काओ पोशियन कहता है कि मैंने 3rd कॉलेज के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, ये है कि यहाँ पर 4 काफी खास जीनियस रहते हैं और वो लोग आने वाले बैटल ऑफ सन में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसीलिए मैं स्पेशली उन्हीं लोगों को ही देखने के लिए आया था कि क्या ये लोग मेरे इन्विटेशन देने के लायक है भी या फिर नहीं। जिससे कि बाईचिन सोचने लगता है कि मैं तो ये पहले से ही जानता था कि ये जरूर से गड़बड़ करने के लिए आएगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।